हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। चलिए आज जानते हैं कि हमारे देश का राष्ट्रपति का किस प्रकार की नियुक्ति किया जाता है, किस प्रकार के उसका चुनाव क्या लोगों के द्वारा हो जनता के द्वारा किया जाता है, या किसी स्पेशल व्यक्ति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, या अगर व्यक्ति उसको अगर वोटिंग होता भी हो तो किस सिस्टम से वोटिंग किया जाता है। ठीक है, क्या उसे नागरिकों तो ये क्या उसे लोगों से उसे चुनते हैं। ठीक है, इस सब के बारे में आज इसमें डिस्कस करेंगे। ठीक है, कि राष्ट्रपति का नियुक्ति कैसे किया जाता है, उनकी शक्तियाँ क्या, उनके कार्य क्या होता है। ठीक है, और क्या वो सच में किसी भी फांसी को दंड को माफ़ करवा सकते हैं। ठीक है, और क्या इनकी शक्तियाँ क्या राष्ट्रपति यानी प्रधानमंत्री कंपेरिजन में ज़्यादा होती है इसका शक्तियाँ, वो भी जिक्र करेंगे। ठीक है, तो ये सब जानने के लिए आप इस वीडियो में बने रहिए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, संसद का मैंने बता चुका कि संसद का 3 अंग होते हैं। इसमें से एक राज्यसभा होते हैं, और लोकसभा होते हैं, और एक राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा समझा देते हैं कि संसद क्या है। तो संसद जिस प्रकार एक देश के लिए, एक केंद्र के लिए संसद होता है, उसी प्रकार एक राज्य के लिए विधानमंडल होता है। ठीक है, जिस प्रकार एक देश में जो कानून बनता है, यानी कानून कहाँ पे बनता है, कानून बनेगा आपका संसद में। ठीक है, और कानून बनने के लिए राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति तीनों से आपको परमिशन मिलनी चाहिए, तभी कोई भी कानून बनेगा। ठीक है, और उसी प्रकार के एक विधानमंडल में एक राज्य के लिए कानून बनाने के लिए एक विधानमंडल जो कार्य, जिस प्रकार के संसद एक देश के लिए एक केंद्र के स्तर पर करता है, उसी प्रकार के और विधानमंडल होते एक राज्य पर करता है। ठीक है, और तो मैंने और क्योंकि इसी प्रकार के मैंने लोकसभा और राज्यसभा में पहले ही पढ़ा चुका है। ठीक है, आज प्रधानमंत्री के बारे में पढ़ने वाले। ठीक है, तो देखिए, प्रधानमंत्री का जिक्र आर्टिकल 52 में किया गया है, यानी कि भाग 5 के आर्टिकल 52 में 52 से 151 यानी 151 के बीच किया गया है, राष्ट्रपति का जिक्र किया गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा, पूछा जाता है कि राष्ट्रपति का जिक्र आर्टिकल कितना में किया गया है, तो आर्टिकल 52 में किया गया है राष्ट्रपति का जिक्र। ठीक है, याद रखिएगा, भाग 5। ठीक है, ये देखिए, ये हमारे वर्तमान का राष्ट्रपति हैं, बाकी इसे आप जानते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, राष्ट्रपति। ठीक है, तो राष्ट्रपति भारत का प्रथम नागरिक होता है। अगर पूछा जाए एग्जामिनेशन में कि देश का प्रथम नागरिक कौन होता है, तो वो राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, और फिर नेक्स्ट आता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होते हैं। ठीक है, सबसे ज़्यादा अगर प्रायोरिटी दिया जाता है तो वो राष्ट्रपति का दिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट कहा जाता है कि राष्ट्रपति केवल नाम मात्र के कार्यपालिका का मुख्य प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री, फिर नेक्स्ट कहा कि प्रधानमंत्री कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। अगर बोला जाए जो प्रधानमंत्री ही क्या होता है, वो कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होते हैं, और कार्यपालिका का नाम मात्र मुखिया किसे माने, नाम मात्र के कौन, राष्ट्रपति नाम मात्र के होता है, लेकिन अगर उसका मेन होता है वो कौन, वो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होते हैं। अब देखिए, ये कार्यपालिका क्या होता है कि जो कानून को क्या करता है, जो कानून को जो पालन करवाता है। ठीक है, जो कानून को जो पालन करवाता है, ठीक, उसे कहा जाता है कार्यपालिका। ठीक है, तो याद रखना, ये किसका, यानी वास्तविक इसका प्रमुख किसे कहा गया है, प्रधानमंत्री का, और अगर नाम मात्र के किसे कहा गया है, तो ये कहा गया है राष्ट्रपति का। ठीक है, अब चलिए नेक्स्ट आते हैं। अब देखिए, आर्टिकल 52 में यानी 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होना होगा, भारत में एक राष्ट्रपति होगा। ठीक है, कि भारत देश में एक राष्ट्रपति होना चाहिए। फिर आर्टिकल अगर 53 में कहा गया कि संघ की कार्यपालिका शक्ति, यानी कि केंद्र सरकार की कार्यपालिका शक्ति जो होते हैं। ठीक है, अब इसका कार्य एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन। ठीक है, भारत संघ की कार्यपालिका, यानी कार्यपालिका शक्ति राष्ट्र में, यानी कि जो भारत की जो केंद्र की शक्तियाँ होते हैं, उसके कार्यपालिका होते हैं, वो किसके अंदर है, वो राष्ट्रपति के निहित है, यानी राष्ट्रपति के अंदर है। ठीक है, अब भारत संघ मतलब केंद्र है। अब भारत के केंद्र मतलब, यानी कि किसी भी देश का जो नियम कानून का पालन करवाने का काम होता है, वो राष्ट्रपति पर ही होता है। ठीक है, कोई भी देश का नियम कानून को पालन कैसे करना, नहीं करना, वो सब वो राष्ट्रपति के हाथों में है। तो उसकी कार्यपालिका क्या होता है, उसका एग्जीक्यूटिव की शक्ति किसके पे होते हैं, राष्ट्रपति में निहित होते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जान लेते हैं ये शक्तियाँ के बारे में जिक्र। यहाँ पे देखिए,
औपचारिकता कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? ऑफिशियल, जिसको कहा जाता है ऑफिशियली एग्जीक्यूटिव, वो कौन होते हैं? वो राष्ट्रपति होते हैं। और बात करें वास्तविक कार्यपालिका के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो वो रियल एग्जीक्यूटिव होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ पे समझिए ये क्या होता है। अब देखो औपचारिक कार्यपालिका, इसको प्रधान क्यों कहा गया है? अभी तो वास्तविक कहा गया है, यानी कि मेन कहा गया कि, लेकिन देखिए इसे भूमिका दोनों का, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों का, लेकिन यहाँ वास्तविक प्रमुख था इसलिए कहा गया क्योंकि देखिए यहाँ पे, और इसे यहाँ पे नाम मात्र कहा गया, कार्यपालिका राष्ट्रपति को कहा गया। क्यों? क्योंकि देखिए वास्तविक इसे क्यों कहा गया, मुखिया क्यों कहा गया इसे प्रधानमंत्री को? क्योंकि देखिए कोई भी कानून बनाता है ना, तो उसके सोचते उन्हें शुरू से नहीं सोचने का काम कि क्या कानून होना चाहिए, किस पे कानून बनना चाहिए, ये सारा जो वक्त होता वो करता है वो, और हमारे प्रधानमंत्री करते हैं। ठीक है, वो प्रधानमंत्री का काम होता है, उसके स्ट्रक्चर क्या होना चाहिए, उसके साचा किस प्रकार क्या होना चाहिए, कानून क्या होना चाहिए, कि इस कानून में क्या क्या नहीं होना चाहिए, क्या क्या होना चाहिए, जितने भी जो कार्य करते हैं वो सब प्रधानमंत्री करते हैं। कुल मिला के प्रधानमंत्री शुरू से लेकर अंत तक पूरा कानून बनाने का जो प्रक्रिया होती है वो प्रधानमंत्री ही करते हैं। और फिर लास्ट स्टेज आता है क्या उसके बाद आप जब कानून बन के तैयार हो जाता है, तब उस कानून को अप्लाई करने के लिए, उस कानून आप अप्लाई नहीं कर सकते, कानून आपके पास तो बना हुआ है लेकिन कानून को अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, यानी कि पूरा कार्य कौन? प्रधानमंत्री कर लिया। ठीक है, पूरा जितना भी था उसमें करना था, कानून बनाना था, क्या उसमें नहीं था, क्या इंक्लूड करना नहीं करना, सब वो काम प्रधानमंत्री कर लिया। अब कानून को अप्लाई करना है, देश में कानून को लागू करना है, उसके लिए क्या करना है? अब कानून लागू नहीं कर सकते जब तक वहाँ पे अगर आपके राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं होगा, जब तक उसके हस्ताक्षर नहीं होगा, तब तक आप कानून को आप देश में लागू नहीं कर सकते। ठीक है, आप कानून को तो बना लिए, आप अगर लोकसभा और राज्यसभा से भी पास करवा लिए, लेकिन जब तक राष्ट्रपति का हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक उस कानून आप देश में लागू नहीं कर सकते। ठीक है, इसीलिए इसे वास्तविक कहा गया, क्योंकि जितना भी काम करते हैं यही करते हैं, सिर्फ यहाँ पे राष्ट्रपति का वहाँ साइन की ज़रूरत होता है, सिर्फ एक हस्ताक्षर का, लेकिन पूरा जो कार्य करते हैं वो प्रधानमंत्री ही कार्य करते हैं। ठीक है, इसलिए इसे वास्तविक कहा गया। और इसका सिर्फ द्रौपदी मुर्मू का, यानी कि जो अभी राष्ट्रपति हैं, उनकी साइन की आवश्यकता होती है। बिना साइन के, बिना उसके हस्ताक्षर के आप कोई कानून देश में लागू ही नहीं कर सकते। अब बना तो लीजिएगा कानून को, लेकिन उसको आप लागू नहीं कर सकते देश में। ठीक है, ये हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अनुच्छेद 54 यानी कि 54 में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन, यानी कि राष्ट्रपति का इलेक्शंस होता है। ठीक है, वो कहा गया राष्ट्रपति का इलेक्शंस होता है। अब इलेक्शन देखिए किस प्रकार के उसका इलेक्शंस होता है। देखिए कहा गया है कि उसका इलेक्शंस कौन कराता है, तो उसका इलेक्शन कराने वाले कौन है, यहाँ पे देखिए इलेक्शन कौन कराता है यहाँ पे, यानी कि चुनाव आयोग, चुनाव आयोग उसका इलेक्शन करवाता है। और करता कौन है, तो करता है निर्वाचक मंडल। अब ये निर्वाचक मंडल कौन है, यानी कि ये तो पीपू तो नहीं लग रहा है, या निर्वाचक मंडल इसको कह सकते हैं इलेक्टोरल कॉलेज हो गया। ठीक है, ये क्या, ये निर्वाचन मंडल ही क्या करते हैं, वो राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। ठीक है, इसी के द्वारा किया जाता है चुनाव, तो चुनाव आयोग ही करवाता है, इलेक्शन कमीशन ही चुनाव करवाता है ना, लेकिन चुनाव किसके द्वारा करता है, यानी कौन करता है चुनाव राष्ट्रपति का, तो निर्वाचन मंडल। अब निर्वाचन मंडल के कौन होते हैं उसको जान लेते हैं। देखिए निर्वाचन मंडल के अंदर कौन कौन आता है। देखिए आपके पास देखिए क्या क्या आ जाएगा, लोकसभा के निर्वाचन सदस्य आ जाएगा, राज्यसभा के निर्वाचन सदस्य आ जाएगा, और राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेशों के विधानसभाओं के निर्वाचन सदस्य आ जाएगा। अब देखिए ये होता कौन कौन है। अब देखिए लोकसभा, देखिए ये लोकसभा, अब लोकसभा के निर्वाचन सदस्य मतलब क्या, ये सदस्य ये कौन सदस्य होते हैं, यानी जो लोगों के द्वारा, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य होते हैं वो लोकसभा में होते हैं। उसी प्रकार के राज्यसभा में भी लोगों के द्वारा चुने गए सदस्य वो राज्यसभा में होते हैं। उसी प्रकार के राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश में भी लोगों के द्वारा चुने गए जो यानी कि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो भी कहाँ पे होते हैं, वो राज्य और लोकसभा में होते हैं। तो कुल मिला के ये जो वोटिंग होते हैं राष्ट्रपति का, वो लोगों के द्वारा चुने गए लोगों से वोटिंग होते हैं, बल्कि ना कि लोगों के डायरेक्ट लोगों के द्वारा वोट देने पर प्रधानमंत्री राष्ट्रपति नहीं बन जाता, बल्कि आप लोगों को वोट देगा, आप लोगों के जिस लोगों को वोट देगा वो एक निर्वाचित सदस्य हो जाएगा। फिर निर्वाचित सदस्य क्या हो गए, वो लोकसभा या राज्यसभा में होंगे, फिर वो जब वोटिंग करेंगे अब राष्ट्रपति का। ठीक है, तो कुल मिला के यहाँ ये समझिए कि जो राष्ट्रपति का वोट होता है वो लोगों के द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्य द्वारा वोट होते हैं। ठीक है, अब यहाँ से कंफ्यूजन हो गया कि निर्वाचन सदस्य कौन होता है। यहाँ पे ध्यान से सुन लीजिए, देखिए निर्वाचन सदस्य कौन होते हैं, यानी कि बता देते इसको अच्छे से।
देखिए निर्वाचन सदस्य कौन होता है, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने जाते हैं। याद रखो, लोगों के द्वारा चुने गए लोग, याद रखिएगा, लोगों के द्वारा चुने गए लोग। तो याद हो गया। लेकिन अब यहाँ पे बात आता है कि यहाँ पे 12 जो सदस्यों का जो मनोनीत किया जाता है, ये राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ठीक है। और 2 किया जाता है जो एंग्लो इंडियन जिसको कहा जाता है, वो किसके द्वारा किया जाता है, वो उस यानी कि वो आरक्षण दिया जाता है, सरकार के द्वारा आरक्षण दिया जाता है। तो आपको ना जो आरक्षण दिया गया अब उसे हटा दिया गया है। अब क्योंकि 104 के संशोधन के तहत होते, उसे संविधान संशोधन के तहत अब एंग्लो इंडियन को भी हटा दिया है। एंग्लो इंडियन में क्या होता था, 2 सदस्यों के जो आरक्षण था, एंग्लो इंडियन था। ये कौन था एंग्लो इंडियन? एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि यानी कि जैसे कि अंग्रेज़, पता है कि इंडिया में शासन बहुत दिन तक किया है, ठीक है। तो देखिए, जब अंग्रेज़ आते थे और जब अंग्रेज़ होते वो इंडिया के महिलाओं के शादी कर लेते थे। और जब यानी कुल मिला के जो मेन होते पुरुष होते वो अंग्रेज़ हुआ करते थे और महिला वो इंडियन हुआ करते थे। जब वो दोनों मैरिड कर लेते थे, शादी कर लेते थे, जब उनके बच्चे होते थे उसको कहा जाता था एंगोला इंडियन कहा जाता है। एंगोला इंडियन कहा जाता था किसे? उनके बच्चे को, ठीक है। तो उसके भी सचेतता को अब हटा दिया गया है। और जो 12 जो अनुच्छेद जो सदस्यों के जो निर्वाचित सदस्यों के जो जो मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, वो उसे भी इसमें इंक्लूडेड नहीं किया, क्योंकि ये मनोनीत किया जाता है किसके द्वारा बनाया जाता है, ये तो राष्ट्रपति के द्वारा मनाया जाता है। ये लोगों के द्वारा थोड़ी चुने जाते हैं। अगर कि लोगों के द्वारा ये चुने जाते हैं तो फिर हम इसको भी लेते हैं, लेकिन ये लोगों के द्वारा नहीं चुने जाते, बल्कि ये सरकार के द्वारा चुने जाते हैं, राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। ये 12 लोग। अब ये 12 लोग के अंदर क्या देखिए कौन कौन सा आ जाता है। आपको पता है कला हो गया, संस्कृति आ गया, सामाजिक सुधार के लिए जो कार्य करते हैं वो सब को आरक्षण देता है कौन? राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाता है, ठीक है। तो इसको भी नहीं लेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के वही लेंगे जो निर्वाचित सदस्यों के द्वारा चुने जाते हैं, यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए निर्वाचित सदस्य वही लेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए और कहाँ कहाँ, जिसमें कि देखिए लोकसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे, ठीक है। अब लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और फिर देखिए यहाँ पे लेंगे विधानसभा के निर्वाचित सदस्य लेंगे और बाकी याद रखिएगा इसका नहीं लेंगे, यानी कि विधान परिषद के यानी कि निर्वाचित सदस्यों को नहीं लेंगे हम। इसका ये चुनाव नहीं करेंगे राष्ट्रपति को, बल्कि विधानसभा के करेंगे और लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य चुनाव करेंगे राष्ट्रपति को, बल्कि ये नहीं करेंगे विधान परिषद। अब विधान परिषद क्यों नहीं करें? क्योंकि आपको विधान परिषद आपको सब राज्यों में नहीं मिलेगा। कुल हम 6 राज्यों में आपको विधान परिषद है। तो यह 6 राज्यों अगर करने लगेंगे तो और राज्यों के तो कम और जो राज्य बचे वो भी कंप्लेन करने लगेंगे, क्योंकि फिर कहने लगेंगे कि मैं भी विधानसभा में भी राष्ट्रपति को वोट दे सकता था। यानी कुल मिला के बहुत दंगे फसाद होने के कारण हो सकते हैं अगर विधान परिषद वोट देने लगेंगे अगर राष्ट्रपति को, इसको भी अगर ये अधिकार दिया जाए। क्योंकि अगर सभी राज्य में होता है विधान परिषद तो वो ये भी एलिजिबल होते हैं राष्ट्रपति को वोट देने के लिए, ठीक है। इसलिए अगर सब जगह पे नहीं, कुल हम 6 राज्यों में, इसलिए इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है राष्ट्रपति के वोट देने के लिए, उसके निर्वाचित सदस्य के अंदर इसे इंक्लूड नहीं किया जाता है, ठीक है। तो मैंने बता दिया क्या क्या कौन कौन वोट दे सकते हैं, ठीक है। मैंने विधानसभा और राज्यसभा, मैंने लोकसभा के सदस्य, राज्यसभा के सदस्य और विधानसभा के सदस्य होते हैं जो कि वोट दे सकते हैं राष्ट्रपति को, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब देखिए वोट तो चलिए कौन व्यक्ति देगा पता चल गया कि कौन व्यक्ति वोट दे सकते हैं, ठीक है। याद रखिए मैंने पीछे क्रोमिस का दिया, देखिए पता वोट 2 तरह से होता है, यानी कि ठीक है बताइए तो, यानी कि एक लोग के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है, और एक जो स्पेशल लोगों के द्वारा चुने जाते हैं, ठीक है। इसमें से आप जिसे कहते हैं आप प्रत्यक्ष कहते हो, अप्रत्यक्ष करते हैं, ठीक है। प्रत्यक्ष यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने गए वोट है, और अप्रत्यक्ष मतलब जो निर्वाचित सदस्य के द्वारा चुने गए हैं, ठीक है। यानी कि लोगों के द्वारा चुने गए लोग जब वोटिंग करते हैं, ठीक है, जिसके अंदर कौन आ जाते हैं, निर्वाचित सदस्य आ जाते हैं, ठीक है। क्योंकि लोगों के द्वारा चुने गए लोग जब किसी को वोटिंग करते हैं उसे कहा जाता है अप्रत्यक्ष। और जो डायरेक्ट जब लोग वोटिंग करते हैं, जैसे प्रधानमंत्री का वोटिंग डायरेक्ट लोगों के द्वारा ही होता है, उसे हम करते हैं प्रत्यक्ष रूप से। अगर बोला जाए मैंने कि प्राइम मिनिस्टर का जो वोटिंग किस प्रकार के होते हैं, प्रधानमंत्री का वोटिंग होते हैं वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, और बाकी राष्ट्रपति का वो अप्रत्यक्ष रूप से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे अनुच्छेद 55 यानी 55 में कहा गया राष्ट्रपति का निर्वाचन की रीति, मतलब कि देखिए अब राष्ट्रपति का उसके वोटिंग का तरीका क्या है, उसके रूल क्या है, मतलब उसके किस प्रकार के उसका वोटिंग होता है, ठीक है। तो उसका देखिए उसके वोटिंग करने का सिस्टम क्या है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति, जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं सिंगल ट्रांसफेरेबल वोटिंग सिस्टम, इसके द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है।
अब ये क्या होते हैं इसको समझते हैं। उससे पहले इसको समझ लेते हैं कि देखिए ईवीएस तो आप जानते होंगे, ईवीएस यानी इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन। तो इसे जो कि प्रत्यक्ष लोगों के जो चुनाव होते हैं इसी के द्वारा होते हैं, ठीक है। जैसे कि राष्ट्रपति का चुनाव होते हैं और राज्यों के राज्यपाल और मुख्यमंत्री ये सब का चुनाव होते हैं इसी के द्वारा होते हैं, ठीक है। और गाँवों के मुखिया वगैरह ये यही सब से चुनाव होते हैं, ठीक है। तो याद रखिए जो प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं ईवीएस मशीन का, और जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं उसके लिए हम यूज करते हैं सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग मशीन, जिसको कह सकते हो आप STVS। ये चुनाव होते हैं किसके द्वारा? राष्ट्रपति के लिए चुनाव किया जाता है इस सिस्टम से, ठीक है। अब चलिए क्या सिस्टम, किस प्रकार चुनाव होता है। तो देखिए देखो ये व्यक्ति ए है, व्यक्ति बी है और ये व्यक्ति सी है, ठीक है। ये 3 व्यक्ति होते हैं वो खड़े हुए हैं राष्ट्रपति बनने के लिए, ठीक है। और अब देखिए वोटिंग क्या होता है, राष्ट्रपति बनने के लिए खड़े हुए हैं। इसमें से देखिए अब इसमें से ये याद रखिए कि इसमें से जिस व्यक्ति को एक का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा वही ज़्यादा जीते, वही जिस विनर होगा। यानी क्या मैंने बोला कि देखिए जिस व्यक्ति को 1 का प्रेफरेंस, यानी कि 1 का प्रेफरेंस जिस व्यक्ति को सबसे ज़्यादा मिलेगा वही विनर होगा, ठीक है। याद रहे 1 का प्रेफरेंस, 1 का प्रेफरेंस, यानी जिस कतार में जिस कॉलम में अगर 1 का प्रेफरेंस ज़्यादा रहेगा, 1 जिसमें ज़्यादा रहेगा वही व्यक्ति यहाँ पे जीतेगा 1 का। अगर 1 ज़्यादा इक्वल आने लगेगा तो फिर उसके बाद 2 का मिलेंगे, लेकिन अभी समझ लेते हैं पहले 1। मैंने क्या बोला कि जिस व्यक्ति को 1 का प्रेफरेंस सबसे ज़्यादा मिलेगा वही इसका विनर होगा। अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, देखिए यहाँ पे इसको 1 कितना बार यहाँ पे मिला इसका, देखिए यानी इसका प्रेफरेंस जो 1 का दिया गया है वो 3 बार भी इसका प्रेफरेंस मिला 1 का, ठीक है। और यहाँ नेक्स्ट देखते हैं ए को कितना बार प्रेफरेंस मिला 1 का, 3 बार मिला। और इसमें बात करें, इसमें देखिए 1 का प्रेफरेंस एक ही बार मिला, ठीक है, एक ही बार मिला। तो देखिए इसका विनर कौन होगा, तो विनर तो यही हुआ ना, 3 बार मिला इसका 1 बार मिला, इसका एक बार भी नहीं मिला, तो इसमें विनर ये रहा। फिर से समझ लेते हैं, जिस व्यक्ति को, जिसमें A B C व्यक्ति है, तो इस व्यक्ति को देखिए जिस व्यक्ति को ज़्यादा 1 का प्रेफरेंस मिलेगा वही इसका विनर रहेगा। देखिए इसका 1 का प्रेफरेंस इसमें 1 बार मिला, फिर 1 का इसमें कुल मिला के 1 का प्रेफरेंस इसका 3 बार मिला। देखिए एक यहाँ 3 बार मिला। और इसमें जो बी व्यक्ति में देखिए जो 1 का प्रेफरेंस एक ही बार मिला और इसमें 1 का प्रेफरेंस कहीं नहीं मिला। तो कुल मिला के विनर तो यही बना क्योंकि ज़्यादा इसे 1 का प्रेफरेंस मिला। और मैंने क्या बोला कि जिसको ज़्यादा 1 का प्रेफरेंस मिलेगा वही विनर होगा। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी कंडीशन ऐसा आता है कि जब प्रेफरेंस दोनों को, ए का भी प्रेफरेंस सेम मिलने लगता है 1 का और बी में भी प्रेफरेंस 1 का सेम मिलने लगता है, तब क्या हो उस कंडीशन में वोटिंग टाई होते हैं। अब देखिए टाई कैसे होता है, देखिए अब ये व्यक्ति यहाँ पे वोटिंग के लिए है, ये यहाँ पे हैं 2 व्यक्ति यहाँ पे है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ, यानी कि व्यक्ति ए में देखिए क्या हुआ, इसका जो प्रेफरेंस ए का वो 1 बार दिया गया है, यानी कुल मिला इसका जो 1 का प्रेफरेंस होता है वो 2 बार हुआ है, 2 बार हुआ है। इसमें देखिए इसके में भी 1 का प्रेफरेंस होता है वो 2 बार हुआ। कुल मिला के इसे 2 वोटिंग तो आ गया है, 2 प्रेफरेंस मिल चुका है, ठीक है इसमें। अब देखिए ये तो टाई हो गया है। अब क्या होगा इस कंडीशन में, तब इस कंडीशन में अब क्या कर, अब 1 का प्रेफरेंस नहीं देखा जाएगा, अब देखा जाएगा 2। अब 2 का प्रेफरेंस दिया जाएगा कि 2 किस में सबसे ज़्यादा बार आया है, यानी कि 2 का प्रेफरेंस किस में सबसे ज़्यादा है। देखिए इसमें 2 का प्रेफरेंस, देखिए इसमें 2 का प्रेफरेंस 2 बार मिला है। एक सदस्य में ए सदस्य में जो 2 का प्रेफरेंस होते हैं वो देखिए 2 बार मिला है, लेकिन इसमें देखा जाए कि 2 का जो प्रेफरेंस होते हैं वो देखिए एक ही बार मिला है, एक ही बार मिला है। तो इसमें विनर कौन रहा, विनर तो ये रहा क्योंकि 2 का प्रेफरेंस, 1 का मैंने कर लिया, 1 का प्रेफरेंस मैंने चेक किया तो 1 का प्रेफरेंस दोनों इक्वल था। लेकिन जब मैंने 2 का प्रेफरेंस चेक किया तो फिर मैंने पाया कि देखिए फर्स्ट में ही यानी ए व्यक्ति में ही ज़्यादा मुझे प्रेफरेंस मिला 2 का, इसलिए विनर कौन रहा, ए व्यक्ति विनर रहा, ठीक है। समझ में आ गया, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं अनुच्छेद 56 यानी कि 56 में क्या कहा गया। तो इसमें कहा गया कि राष्ट्रपति का काल मतलब कार्यकाल, उसकी जो समय विधि कितना दिन तक वो राष्ट्रपति बने रहेंगे अपने पद पर, वो कहा गया, ठीक है। तो देखिए कितना दिन तक वो राष्ट्रपति अपने पद पर बने रहेंगे। देखिए राष्ट्रपति अपने पद ग्रहण की तिथि होते वो कुलम 5 यानी 5 ईयर्स तक, वो 5 ईयर्स तक अपने पद पर वो आसीन रहेंगे, ठीक है। अपने पद को धारण कर कुल मिलाकर उसकी जो वैलिडिटी आता है वो 5 साल तक रहता है, ठीक है, एक राष्ट्रपति का। फिर नेक्स्ट बात करें कि
पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता यानी कि एलिजिबिलिटी फॉर री इलेक्शन मतलब फिर से इलेक्शन, फिर से वो चाह रहा है इलेक्शन लड़ने के लिए। यानी इसमें क्या कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति एक बार संतुष्ट नहीं हुआ, एक बार प्रधानमंत्री के मतलब राष्ट्रपति बनने के बाद फिर उन्हें संतुष्टि नहीं हो, फिर शायद उनके मन में जगने लगा कि हम अपने देश को फिर से सुधारना चाहते हैं, क्योंकि मैं 5 साल के कार्यकाल में शायद अपने देश को विकसित नहीं कर पाया उतना अच्छा, मतलब उतने मतलब अच्छे जगह पे नहीं ले पाए उसे, मतलब कुल मिला के उसे विकास नहीं कर पाए। ठीक है, मुझे जो करना चाहिए था मतलब कुल मिला के वो अपने रीज़न कहेंगे ना कि शायद मतलब मेरे लिए कम पड़ गया 5 साल, मैं और चाहता हूँ कि और 5 साल तक और 5-10 साल शासन करके राष्ट्रपति का और हम देश के और विकास करना चाहता हूँ। इस कंडीशन में क्या करता है वो फिर से री इलेक्शन कर सकता है, वो फिर से वोटिंग के लिए राष्ट्रपति के लिए चुनाव में उठ सकता है। ठीक है, और वो फिर से राष्ट्रपति बन सकता है। लेकिन कंडीशंस ये है कि ऐसा नहीं कि वो एक बार राष्ट्रपति बनने के बाद उसे कोई सुविधा दी जाएगा, उसे कोई ऑफर दिया जाएगा, उसे कोई भी सुविधा नहीं चाहिए, इसमें कोई भी उसे एक्स्ट्रा एलिजिबिलिटी या कुछ एक्स्ट्रा उसे सुविधा नहीं दिया जाएगा। जो फिर वही उसको प्रोसीजर पास करना पड़ेगा, जो एक शुरुआती में जिस प्रकार के राष्ट्रपति का प्रोसीजर होता है बनने का, उसी प्रकार के इसको शुरू से फिर उसे वही फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, जिस प्रकार के राष्ट्रपति बनने की क्राइटेरिया है उसी प्रकार के इसे फिर से फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इसे कोई एक्स्ट्रा अधिकार नहीं दिया जाएगा। ठीक है, अगर आप दोबारा बनना चाहते हो तो शुरू से फिर वही क्राइटेरिया आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब आप बन सकते हो दोबारा। ठीक है, तो वही इम्पोर्टेंट यहाँ पे क्या कहा कि देखिए एकमात्र ऐसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है, यानी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही है जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, 2 बार राष्ट्रपति बन चुके हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि 2 बार राष्ट्रपति बनने वाले व्यक्ति एक ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। ठीक है, फिर नेक्स्ट चलते हैं अनुच्छेद 58, यानी कि कह सकते हो 58, अनुच्छेद 58 में जो राष्ट्रपति का पदों की योग्यता, यानी कि अब राष्ट्रपति की योग्यता क्या है। ऐसे थोड़ी कि सब कोई राष्ट्रपति बन जाएगा। ठीक है, कुछ क्राइटेरिया होते हैं, कुछ सीमा होते हैं, कुछ उसको सीमा को पार करना पड़ेगा, तभी आप एक राष्ट्रपति बनने के लिए एलिजिबल हो पाओगे। कुछ इसके क्राइटेरिया होते हैं। उसके क्राइटेरिया क्या है, तो इसको देखिए क्राइटेरिया पहले फर्स्ट क्या कहते हैं कि भारत का नागरिक होना चाहिए, आपको फर्स्ट भारत के नागरिक होना चाहिए। सेकेंड आता है कि 35 वर्ष की आयु होना चाहिए और उससे कम नहीं है, 35 वर्ष का होना चाहिए। 3 कहता है कि लोकसभा का सदस्य बनने का योग होना चाहिए। और 4th कहता है कि लाभ के पद पर ना होने, यानी कुल मिला के लाभ का प्रवेश मतलब आपको सर्विस नहीं होना चाहिए, किसी प्रकार कोई जॉब वगैरह नहीं होना चाहिए। ठीक है, तभी आप राष्ट्रपति के लिए एलिजिबल हो पाओगे। ठीक है, उसका योग्यता हो पाओगे। लेकिन देखिए अगर हम देखें इस चारों नियम कानून को, इस चारों अगर क्राइटेरिया को देखें तो इसका नियम आपको बहुत व्यक्ति मिलेगा जो इस कंडीशन को पार कर देगा, यानी कि ये क्राइटेरिया को उसके लिए उसके अंदर सब ये रूल पाया जाएगा, यानी इसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे वो। तो क्या इसी एलिजिबल से काम चल जाएगा, इसके लिए क्या वो राष्ट्रपति के लिए खड़ा हो जाएगा? तो ऐसा नहीं होगा। ठीक है, अगर ऐसा होता तो ये इंडिया में बहुत लोग राष्ट्रपति के लिए खड़े हो जाते हैं, लेकिन ऐसा क्राइटेरिया सिर्फ यही ज़रूरी नहीं, इसके लिए ये ज़रूरी है। इसके लिए आपको निर्वाचन मंडल में भी अपने पकड़ बनानी पड़ेगी, तभी आप एक राष्ट्रपति के लिए उठ सकते हैं। अब निर्वाचन मंडल क्या होता है उसमें देखिए इसके कुल मिला के 2 सिस्टम्स हैं, जिसमें से 2 क्राइटेरिया, इसको दोनों फॉलो करना पड़ेगा आपको। इसमें से पास करना पड़ेगा। इसकी 50 प्रस्तावक और फिर 50 अनुमोदक। अब ये क्या होता है प्रस्तावक अनुमोदक क्या? वो तो 50 प्रस्तावक मतलब ये हो गया है कि देखिए आप चलिए ये क्राइटेरिया पास कर लिए आप, ये चारों क्राइटेरिया पास हो गए, उसके बाद आपको ये पास करना पड़ेगा निर्वाचक मंडल। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे कौन व्यक्ति यहाँ पे आपको मिलेगा 50 कौन व्यक्ति होगा, यानी कि जो लोगों के द्वारा चुने गए लोग, यानी कि यहाँ पे निर्वाचन सदस्य यहाँ पे आपको मिलेगा। ठीक है, 50 को। तो वही आपको क्या करवाना है कि निर्वाचन सदस्य को ये मौखिक रूप से उसके बोलवाना है, यानी कि वो बोले, यानी 50 व्यक्ति आपकी तरफ बोले, वो ये बोले कि मैं चाहता हूँ कि फ़लाँ, यानी कि जो भी आप हो वो चाहे कि आपकी तरफ सपोर्ट करे कि मैं चाहता हूँ कि ये व्यक्ति होते वो राष्ट्रपति बने। ठीक है, ऐसे कम से कम 50 व्यक्ति होना चाहिए जो आपके तरफ बोले कि आपको जो चाहे, ठीक है, जो आपको बनाना चाहे राष्ट्रपति, वैसे व्यक्ति होना चाहिए कि बोले कि यस मैं चाहता हूँ कि ये राष्ट्रपति बने। ऐसा कम से कम 50 व्यक्ति होना चाहिए आपके संसद में। ठीक है, कि लोकसभा और राज्यसभा में होना चाहिए, ताकि आपको सपोर्ट करे। 50 व्यक्ति होना चाहिए, ऐसे 50 व्यक्ति जो प्रस्तावक हो, जो आपको मतलब आपके मुख्य रूप से बोल सके, आपके लिए बोले कि मैं चाहता हूँ कि ये प्रधानमंत्री रहे। ऐसा कितना कम से कम 50 व्यक्ति होना चाहिए। लेकिन ये उसके साथ ये भी होना चाहिए
50 अनुमोदक होते हैं। अनुमोदक मतलब क्या कि ऐसे फिर लिखित व्यक्ति भी होना चाहिए, 50 ऐसे लिखित व्यक्ति भी होना चाहिए कि वो भी आपके तरफ ही सपोर्ट करे कि मैं भी चाहता हूँ कि लिखित रूप से, इसमें लिखित रूप से मांगता है कि लिखित रूप में आप लिख के कहें कि मैं भी चाहता हूँ कि ये फला आदमी राष्ट्रपति बने, ठीक है। इसके लिए कम से कम वैसे 50 व्यक्ति आपके पास होना चाहिए, ठीक है। 50 जो निर्वाचन सदस्य होने चाहिए जो आपके तरफ बोले कि मैं फला, आपके तरफ लिख के ये साबित करे, ये प्रूफ कि मैं भी चाहता हूँ कि ये राष्ट्रपति बने। तब जब ये दोनों क्राइटेरिया जब पास कर लोगे आप, तब आप फिर एलिजिबल हो जाओगे राष्ट्रपति बनने के लिए, तब आप राष्ट्रपति के लिए उठ सकते हैं। अगर इसमें से, और कंडीशन ये भी है, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिए कि ध्यान दीजिए कि ये 50 व्यक्ति ऐसा नहीं कि ये आपने ऐड कर लिया तो आप, ऐसा नहीं कि सेम नहीं होना चाहिए, कुल मिला के सेम नहीं होना चाहिए। अगर 50 प्रस्तावक अलग होना चाहिए और 50 अनुमोदक अलग अलग होना चाहिए। ये नहीं कि जिससे आप जो आपकी तरफ बोले वही लिख के दे, तब वैसा नहीं होगा, बल्कि बोलने वाला अलग होना चाहिए और कुल मिला के आपके लिखित देने वाले भी व्यक्ति अलग होना चाहिए, ठीक है। तभी आप पास कर पाओगे। अगर दोनों सेम नहीं होना, कुल मिला के दोनों अलग होना चाहिए, नहीं कुल मिला के 100 अनुच्छेद यानी 100 निर्वाचन सदस्य होना चाहिए। 50 जो आपको मुख्य रूप से कहे कि मैं भी चाहता हूँ कि राष्ट्रपति बने, और 50 होते हैं जो लिखित रूप से आपको दे, ठीक है। तो हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं। अब अनुच्छेद 59 यानी 59 में ये कहा गया है, यानी कि इसके शर्तें, यानी कि राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, मतलब उसके चलो उसके पद के लिए शर्तें क्या है, ठीक है। अगर मान लो उसे पद ग्रहण करना है तो उसके लिए शर्तें, ऐसी थोड़ी कि पागल वगल को राष्ट्रपति बना दिया जाएगा, ठीक है। कुछ कंडीशन है, ठीक है। तो कंडीशन देखिए क्या है। कंडीशन ये है कि 15,000 ज़मानत राशि देना, आपको 15,000 तो देना पड़ेगा, ठीक है। इसको घूस नहीं कह सकते, लेकिन ये उसके क्राइटेरिया है कि आपको 15,000 देना पड़ेगा, ठीक है। उसी प्रकार के फिर पहला हो गया, फिर दूसरा कि पागल ना हो। पागल आदमी इलेक्शन लड़ेगा, पागल ना ऐसा ही है कि मैं पागल होना ही नहीं चाहिए, मतलब पागल नहीं हो, ठीक है। और थर्ड आता है कि दिवालिया ना हो। अब दिवालिया ना हो इससे मतलब क्या हो गया। अब देखिए दिवालिया ना हो मतलब जैसे वैसे व्यक्ति जिसके मतलब जिसमें बहुत सारा कर्जा हो, समझ लीजिए जिस पर बहुत सारा कर्जा हो, ठीक है। वैसे व्यक्ति इस पद के लिए नहीं होगा, वो राष्ट्रपति पद के लिए वो नहीं माना जाएगा, ठीक है। अब इसमें से उदाहरण दिया जाए तो देखिए विजय माल्या का नाम सुने होंगे, ठीक है, जिस पे कर्जा बहुत है, ठीक है, बहुत बैंकों से लोन लिए हैं वो, उसी प्रकार के। और फिर अब नीरव मोदी भी नाम सुने होंगे, ठीक है। ये सब क्या है, ये सब दिवालिया व्यक्ति है, ठीक है। ये बहुत कर्जे लिए हैं, तो वैसे व्यक्ति होते, ये राष्ट्रपति पद के लिए नहीं है, ये इसे फुलफिल नहीं कर पाएगा, ये बनने के लिए नहीं, राष्ट्रपति वो नहीं बन पा सकते, क्योंकि उस पर ऑलरेडी बहुत ही लोन चल रहा है, ठीक है। तो वो दिवालिया आदमी नहीं, तो दिवालिया नहीं होना चाहिए, पागल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और ये तो है, वो तो आपको देना पड़ेगा 15,000, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ये आपको देना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट आते हैं कि अनुच्छेद 60 यानी कि अनुच्छेद 60 में 16 में ये कहा गया कि राष्ट्रपति द्वारा यानी कि शपथ, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा शपथ क्या होता है। देखिए राष्ट्रपति द्वारा किन किन को लोगों को शपथ दिलाया जाता है, ठीक है। तो देखिए राष्ट्रपति को शपथ सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दिलाता है। अब राष्ट्रपति को शपथ जो दिलाता है, क्या दिलाता है पता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो आपके जो सुप्रीम मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो शपथ दिलाते हैं राष्ट्रपति को। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पूछा जाता है कि राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला कौन है, तो बहुत लोग मान देते हैं प्रधानमंत्री को, लेकिन नहीं यार, प्रधानमंत्री थोड़ी होते। तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने वाला कौन होता है, वो सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो दिलाते हैं इसके शपथ राष्ट्रपति को। लेकिन अगर ऐसा कंडीशन आया, ऐसा हालत आ जाएगा जिस वजह से अगर सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अगर नहीं रहा, किसी प्रकार के किसी प्रॉब्लम्स के विदेश या कुछ उसे हो गया होगा, कुल मिला के वो मौजूदा प्रेजेंट में वो नहीं रहा, तब उस कंडीशन में कौन करेगा उसको फिर शपथ, उसे कौन दिलाएगा, राष्ट्रपति को। तब उस कंडीशन में जो उस मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होगा, यानी कुल मिला के जो मेन वहाँ पे जो सबसे लीडर हो गया, सबसे यानी कि उच्च जो वहाँ के जो जज होगा वो फिर इसके क्या करेंगे, इसको दिलाएंगे शपथ, ठीक है। जो वहाँ के उच्च जज होगा, सबसे जो जिसको कह सकते लीडर होगा जज में, वो फिर दिलाएंगे इसके शपथ राष्ट्रपति का, ठीक है। अब फिर देखिए नेक्स्ट यानी 61 अनुच्छेद में ये कहा गया है कि राष्ट्रपति पर
महाभियोग यानी कि राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है। ऐसा नहीं कि अगर है तो नहीं, आपको पता है भारत देश एक लोकतांत्रिक है, तो इसमें कुछ भी हो सकता है। ऐसा नहीं फिक्स नहीं यहाँ पे कि मैं सरकार बन गया अब मैं कुछ भी कार्य कर रहा हूँ तो इसमें कोई मुझे हटा नहीं सकता। ये लोकतांत्रिक देश है, आप इसमें गलत काम करोगे तो चाहे आप प्रधानमंत्री हो राष्ट्रपति हो, आप वहाँ से निकाले जाओगे या हटाया जाओगे। ठीक है, तो याद रखिए। ठीक है, तो अब पता है, पर अब जब राष्ट्रपति बनाया, उससे जब बनाया जा सकता है तो उसे फिर हटाया भी जा सकता है। ठीक है, तो उसे हटाने की क्राइटेरिया, तो यानी हटाने का अगर बात करें, महाभियोग का जिक्र किस में किया गया, आर्टिकल 61 में वो कि महाभियोग का जिक्र किया गया कि महाभियोग द्वारा राष्ट्रपति को हटाया भी जा सकता है, जिसे कहा जाता है इम्पीचमेंट। ठीक है, अब देखिए इसका अब हटा तो ऐसे थोड़ी देगा। अब किसी भी व्यक्ति को, अगर किसी भी राष्ट्रपति को हटा रहे हो तो थोड़ी खेल है ये सब हटाना, उसके बहुत प्रोसीजर होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसको भी पढ़ेंगे किस प्रकार जो हटाया जा सकता है। ठीक है, लेकिन ये याद रखिए, इसको हटाने का प्रक्रिया एक ही है। इसको हटाने का एक ही तरीका है, वो कौन सा है, महाभियोग द्वारा ही इसे हटा सकते हैं। अब देखिए महाभियोग अब लगाओगे किसी भी प्रधानमंत्री के, तो लगाने के कंडीशन आपका तभी लगाओगे जब राष्ट्रपति किसी विदेश राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, यानी कि मतलब इससे क्या समझ में आ रहा है, जैसे कि विदेशी राष्ट्र के प्रभाव, यानी कि विदेशी सरकार से जो कहे फिर ये उसे सुनने लगे। अब विदेशी सरकार उसे अब जो बोलेंगे, अगर बोलेंगे ये देश को बेचने के लिए तो शायद ये देश को बेच देंगे। कुल मिला के ये विदेशी सरकार पे डिपेंड रहेगा, जो विदेशी सरकार के प्रभाव में आ जाते हैं, जो विदेशी सरकार कहेंगे वो इसके कुल मिला के विदेशी सरकार के गुलाम हो जाए। ठीक है, उस कंडीशन में इसको महाभियोग देना, इस पर महाभियोग लगाया जा सकता है। फिर नेक्स्ट आता है कि संविधान का अतिक्रमण करने पर, यानी कि अतिक्रमण मतलब संविधान को फॉलो ना करने पर, अगर संविधान के मानने ना पर। ठीक है, संविधान में जो लिखित है वो उसको मान ही नहीं रहे हो, ठीक है, उसके फॉलो ही नहीं करे तो फिर इस पर आप महाभियोग फिर आप पर लगाया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए महाभियोग लगाया जा सकता है, तो देखिए क्या कैसे क्या उसका प्रक्रिया क्या महाभियोग लगाने का। देखिए क्या इसका प्रक्रिया, देखिए पहला संसद के किसी भी सदन द्वारा राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। अब संसद के किसी भी सदन में, यानी कि लोकसभा राज्यसभा, उसमें किसी सदन में भी पेश किया जा सकता है राष्ट्रपति के महाभियोग किसी में भी पेश किया जा सकता है कि राष्ट्रपति पर अभियोग लगाने के लिए, ठीक है, महाभियोग लगाने के लिए। ठीक है, चाहे वो राज्यसभा हो, लोकसभा हो, किसी में भी पेश किया जा सकता है। फिर सेकेंड कहा गया कि महाभियोग लगाने से पहले, अगर आप महाभियोग लगा रहे हो किसी भी राष्ट्रपति पर, तो उससे पहले उसको 14 दिन पहले सूचित देना पड़ेगा, आपको लिखित रूप में देना पड़ेगा। ठीक है, 14 दिन पहले उसको खबर कर देना पड़ेगा कि आप पर महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, आप किसी जो भी राष्ट्रपति पर महाभियोग लगा, उस राष्ट्रपति को 14 दिन आपको लिखित दे देना पड़ेगा सूचना। ठीक है, कि आप पर मतलब क्या चीज़ लगा गया, महाभियोग लगाया गया है। ठीक है, और क्या कंडीशन ये है कि जो महाभियोग लगाया गया तो एक व्यक्ति का लिखित नहीं होना चाहिए, बल्कि 1/4 सदस्य की हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, आपने जो भी जिस सदन का होते हैं, अगर माने राज्यसभा या लोकसभा किसी एक सदन से लिया तो उनका सदस्य का 1/4 पार्ट होना चाहिए और वो उसका हस्ताक्षर होना चाहिए। ठीक है, और तभी आप महाभियोग लगाने के लिए आप एलिजिबल हो पाओगे। अगर नहीं रहा, अगर 1/4 सदस्य का हस्ताक्षर, तो फिर आप नहीं लगा सकते अभियोग। ठीक है, फिर नेक्स्ट देखिए, संसद के यानी कि जिस भी सदन में प्रस्तावना पारित हो, उस सदन के, अब जो सदन में पारित, उस सदन के 2/3 सदस्य प्रस्ताव के बहुमत में हो, और उसके बाद दूसरे सदन में भी वह प्रस्ताव 2/3 बहुमत से पास हो, तब जाकर राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। देखिए इसमें क्या कर रहा है, अब मैंने प्रस्तावक मतलब बता दिया, प्रस्तावक मतलब क्या होता है, प्रस्तावक मतलब क्या होता है, प्रस्तावक मैंने पीछे नहीं बताया, तो याद रखें कि प्रस्तावक मतलब कि जो निर्वाचित सदस्य द्वारा चुने गए, मतलब उसके बोले द्वारा, यानी वो मतलब मुख्य रूप से ये कह दे कि यस मैं चाहता हूँ कि ये इस पर महाभियोग लगाया जाए। ठीक है, मतलब जो मुख्य रूप से बोले। ठीक है, तो वही कह रहा है कि यानी अगर जैसे कि कोई भी जिस सदन में आप लगा रहे हो, अगर मान लिया किसी लोकसभा में आपने पेश किया है अपने बातों को कि महाभियोग का बात अगर आपने लोकसभा में पेश किया, तो लोकसभा के सदस्यों का बहुमत इतना होना चाहिए, उसका जो यानी कि 2/3 सदस्य होना चाहिए, वहाँ से इतना बहुमत से पास होना चाहिए। लेकिन याद रखिए वहाँ इतना बहुमत से पास हुआ जब भी ये बिल फिर आगे पास होगा,
होगा। अब फिर आगे पास राज्यसभा में पास होगा, और राज्यसभा में जब पास होगा तो वहाँ भी सेम क्राइटेरिया से पास होना चाहिए। फिर 2/3 बहुमत से भी उसमें भी पास होना चाहिए। अगर उसमें से इतना में पास नहीं हुआ, ठीक है, इतना लोग अगर नहीं बोला, ठीक है, अगर इतना लोग नहीं बोला कि नहीं मैं नहीं संतुष्ट हूँ, हम नहीं चाहते कि या कोई कह दिया कुल मिला के वो संतुष्ट नहीं हो कि हम नहीं चाहते कि हम इसमें मतलब महाभियोग लगाएं, ठीक है। अगर इतना लोग, अगर 2/3 लोग अगर नहीं चाहेंगे महाभियोग लगाने के लिए, फिर यहाँ से कानून पास नहीं होगा। लेकिन अगर जितना इसमें 2/3 सदस्य अगर प्रस्तावना अगर पास हो गया, बहुमत मिल गया, ठीक है, लोग अगर कह दिया कि नहीं हम चाहता हूँ, वो समर्थक है कि महाभियोग लगाने की तरफ समर्थन है, तो फिर और प्रस्तावना यानी कि लोकसभा यानी कि दोनों में, यानी कि अगर लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में अगर बहुमत पास हो गया 2/3 सदस्य प्रस्तावना से, तो फिर आगे फिर ये प्रोसीजर हो गया वो जारी रहेगा और राष्ट्रपति को फिर हटाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन मैंने फिर से एक बार रिपीटेशन कर देता हूँ, ठीक है, कि देखिए अगर 2/3 मत से, इतना बहुमत से अगर ये राज्यसभा में पास, अगर लोकसभा में अपने इतना बहुमत से पास हो गया है, ठीक है, बिल, तो फिर ये क्या करेगा, फिर ये इतना इतना फिर 2/3 भी इतना ही सदस्य से फिर आपको लोकसभा मतलब राज्यसभा में भी पास करवाना पड़ेगा। जब दोनों सदन से जब पास हो जाएगा तब आगे फिर तब आप महाभियोग से आप हटा सकते हैं फिर राष्ट्रपति को। वरना अगर नहीं पास हुआ, किसी एक भी सदन में अगर कम हो गया है, तो फिर आप नहीं लगा सकते, नहीं हटा सकते। फिर चलिए बात करते हैं राष्ट्रपति की शक्तियाँ क्या क्या होते हैं। तो नियुक्ति संबंधित अधिकार, यानी कि राष्ट्रपति की नियुक्ति संबंधित अधिकार देखिए क्या क्या। पहला देखिए कहा गया कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति होते हैं वो किसके द्वारा किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, ये याद रखिएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, यानी कि प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद, यानी कि जो मंत्रिपरिषद होते हैं यानी मंत्रिमंडल होते हैं, वो प्रधानमंत्री के द्वारा ही, प्रधानमंत्री जब चाहे तब मंत्रिमंडल को बुला सकते हैं, ठीक है, तब और वहाँ पे अपने कानून के लिए बातें कर सकते हैं, ठीक, कानून बनाने के सलाह ले सकते हैं और उनके बीच बातें कर सकते हैं। यानी वही बोल रहा है कि जो मंत्रिमंडल होते हैं वो प्रधानमंत्री के सलाह पर, ठीक है। फिर थर्ड कहा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीशों के नियुक्ति, यानी कि जो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और उच्च न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश, उसका जो शपथ कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाएगा, ठीक है। और फिर बोलते हैं भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षा की नियुक्ति, ठीक है, यानी कि जो UPSC वगैरह ये सब, ठीक है, उसकी भी नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है। उसमें किसी प्रकार इंक्रीमेंट वगैरह करना है तो वो राष्ट्रपति की अनुमति से कर सकते हैं आप। फिर नेक्स्ट आता है राज्यपाल की नियुक्ति। अब देखिए राज्यपाल की नियुक्ति आप पता है किसी भी स्टेट के लिए, किसी भी स्टेट के जो राज्यपाल की नियुक्ति के लिए होते हैं वो उसका नियुक्ति कौन दिलाता है, वो राष्ट्रपति दिलाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट चलते हैं, विधायी शक्तियाँ और कानूनी शक्तियाँ क्या होता है, ठीक है। अब कानूनी शक्तियाँ क्या उसकी, क्या कानून शक्तियाँ है उसको से देख लेते हैं। पहला देखिए राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी विधायक कानून नहीं बनता। अगर देखिए राष्ट्रपति जो प्रधानमंत्री भी पूरा जो कानून का स्ट्रक्चर तैयार करता है वो कौन करता है, उसका जो पूरा मटेरियल तैयार करता है वो प्रधानमंत्री करता है, ठीक है। कानून क्या होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कानून किस बात पर लग रहा है, किस चीज़ के लिए कानून बन रहा है, वो जितने सोचने की क्षमता, जितने बनाने की क्रिया होते हैं वो कौन करता है, वो प्रधानमंत्री करता है। लेकिन याद रखिए कि कानून तो बन तो गया है, लेकिन कानून को पारित अब नहीं कर सकते। कानून बना लिए, चलिए बना के बॉक्स में रख लीजिए, ठीक है, लेकिन वो बॉक्स में तब तक रखे रहिए जब तक कि वो राष्ट्रपति जब तक हस्ताक्षर ना करें। अगर राष्ट्रपति अगर आपके कानून पे जो आपने बनाया है उस कानून पे अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर कर दिया तब ये कानून फिर आप आगे पास कर पाओगे। अगर इस कानून पे अगर राष्ट्रपति हस्ताक्षर नहीं किया तो फिर ये रद्द हो जाएगा, फिर आप कानून को पास नहीं कर सकते। वही कह रहा है इसमें कि राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बिना कोई भी कानून पास नहीं हो सकता। फिर सेकंड कह रहा है कि राष्ट्रपति को दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन बुलाने का अधिकार है। देखिए प्रधानमंत्री चाहे तो राज्यसभा लोकसभा को नहीं बुला सकता जब चाहे तब, लेकिन राष्ट्रपति होते वो दोनों को बुला सकता है, ठीक है, चाहे वो लोकसभा या राज्यसभा किसी भी मेंबर को वो बुला सकता है, ठीक है। मतलब कुल मिला के वो दोनों सदनों को वो बुलाने का अधिकार है, ठीक है, जब चाहे तब। फिर थर्ड कहता है कि लोकसभा को भंग करने का संबंधी होते ये अधिकार है, यानी कि जो लोकसभा को अगर भंग कर सकते हैं तो वो कौन, वो राष्ट्रपति भंग कर सकते हैं, ठीक है। भंग मतलब क्या, वो जो ड्यूटी वगैरह, भंग मतलब उसको नष्ट कर सकते हैं कौन, उसके एक ही है वो
यानी कोई अगर लोकसभा में कोई बात हो रहा है, ठीक है, और वो बात अगर राष्ट्रपति को अच्छा नहीं लगा तो उसे भंग कर सकते हैं, वहाँ पे रोक सकते हैं, ठीक है, वहाँ पे डिस्ट्रॉय कर। ये ऐसा नहीं कि वो वहाँ पे बात हुआ तो फिर उसको नहीं, कुल मिला पोस्टपोन नहीं करेगा, बल्कि वहाँ पे भंग कर देगा, ठीक है, कि इस बात पर विचार नहीं होना चाहिए या इस बिल पर बात आगे नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति को, और कोई नहीं कह सकता है कि नहीं कानून को आप रोक दीजिए, नहीं। और कोई कानून चल रहा है तो प्रधानमंत्री भी आ जाएगा ना, बोलेगा कि नहीं कानून को ये रद्द कीजिए, यहाँ इससे आगे नहीं पास होना चाहिए, तो उसके बात नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर वहाँ पे अगर राष्ट्रपति बोलेंगे, ठीक है, राष्ट्रपति बोलेंगे नहीं ये कानून को यहाँ रद्द कर दीजिए, यहाँ बात आगे नहीं बढ़ना चाहिए, भंग कर दीजिए वो राज्यसभा लोकसभा में, तब फिर वो कानून यहाँ से नहीं आगे बढ़ेगा, ठीक है, यहाँ पर आके रुक जाएगा। तो वो एक ही है कर सकता है, वो राष्ट्रपति है। फिर नेक्स्ट आता है चौथा कि संसद में निम्न विधायक को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है। कोई भी विधायक को अगर पेश करना, कोई भी देखिए इनमें से किसी भी विधायक को अगर पेश करोगे तो उसके लिए आपको कुल मिला के राष्ट्रपति की सहमति से ही कर सकते हैं, आप ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। इसको पारित करने के लिए, इसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की सहमति, उसमें से पहला क्या, धन विधायक। आपको धन विधायक को, अगर किसी भी धन विधायक को नया बनाना है या किसी प्रकार के पेश करना है तो क्या करना पड़ेगा, आपको राष्ट्रपति की अनुमति लेना। और धन विधायक क्या होता है, यानी कि जो प्रधानमंत्री के द्वारा, यानी कि कोई प्रधानमंत्री के द्वारा जुटाए गए मनी, ठीक है, टैक्सेस हो गया है, और डिफरेंट सोर्सेज से जो मनी जुटाया जाता है जो प्रधानमंत्री के द्वारा है, ठीक है, तो वो उससे यानी कि उस पर जो एक ही जो वही बोल रहा है कि धन विधायक हो गया है, ये राष्ट्रपति ही इसको पारित कर सकता है, धन विधायक को, और कोई नहीं पारित कर सकता, इसकी अनुमति से होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है बी कह रहा है कि नए राज्यों के निर्माण वर्तमान राज्यों के क्षेत्र या नामों में परिवर्तन किया जा सकता है। इसमें क्या कह रहा है कि देखिए अगर राज्य में शायद किसी सीमा या किसी क्षेत्र को लेकर लड़ाई झगड़ा चल रहा है, ठीक है, तो उसके सीमा को घटाने बढ़ाने, मतलब उसको बढ़ाने घटाने का काम होते हैं, वो कोई आम जनता नहीं कर सकता या कोई प्रधानमंत्री भी नहीं कर सकता, उसका अधिकार सिर्फ राष्ट्रपति का। अगर राष्ट्रपति चाहे वो सीमा को घटा सकते हैं, वो बढ़ा सकते हैं, ठीक है, वो नाम बदल सकते हैं, तो ओनली वन है, वो राष्ट्रपति है, ठीक है, उसके सिवा कोई नहीं, वो उसी का अधिकार और कोई नहीं कर सकता है, ठीक है। फिर सी आता है कि सचित निधि में व्यय करने वाले विधायक, ठीक है, यानी कि किसी भी जो कोई भी कार्य, कोई फंड वगैरह में जो लोग व्यय करते हैं, जो खर्च करते हैं, ठीक है, और उस पर भी जो अधिकार होते हैं वो किसका होता है, वो राष्ट्रपति का ही होता है, ठीक है, उसकी अनुमति लें। मान लेते कि कोई आप जैसे कि आप बना रहे हो, कोई टावर बना रहे हो या 2G वगैरह लॉन्च कर रहे हो, ठीक है, उसमें आप खर्चा तो मनी कर रहे हो ना, खर्च व्यय तो कर रहे हो, लेकिन याद रखना वो व्यय कर रहे हो ना, लेकिन राष्ट्रपति की अनुमति लेना पड़ा। कोई पुल वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो कोई पुल बना रहे हो या रोड सड़क वगैरह बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको राष्ट्रपति की अनुमति, अगर उसमें जो भी मनी वगैरह व्यय हुआ है उसके विधायक जो होंगे वो राष्ट्रपति की अनुमति लेने की आवश्यकता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट चलते हैं राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियाँ। उनके अधिकार शक्तियाँ तो मैंने बताया, उसका नेक्स्ट आगे पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे देखिए इसमें ये कह रहा है कि देखो संसद के सदस्यों को मनोनीत करने का जो अधिकार, मैंने बोला संसद के सदस्यों को मनोनीत कौन करता है, 12 सदस्यों को मनोनीत किसके द्वारा किया जाता है, वो राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। मैंने पीछे ऑलरेडी मैंने इसके बारे में डिस्कस हो चुका है, ठीक है, ठीक है। तो 12 सदस्यों को जो मनोनीत कौन करते हैं। फिर नेक्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति जो होते हैं वो राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत किया जाता है, वो राष्ट्रपति द्वारा ही किया जाता है, ठीक है। ये इसका पावर है कि राष्ट्रपति ही कर सकते हैं 12 सदस्यों का मनोनीत, और कोई नहीं कर सकता है। फिर नेक्स्ट आता है पहले लोकसभा में जो भारतीय समुदाय थे उस व्यक्ति का जो मनोनीत होते वो भी कौन करते थे, वो भी राष्ट्रपति करते थे, ठीक है। अब मैंने अंगोलो भारतीय में बता चुका था, ठीक है, यानी कि जो एंगोलो जो मैंने इंडियन को वो बता चुका था वो कौन था, ठीक है। लेकिन क्या हुआ अभी बात करें तो इसका जो आरक्षण दिया जाता था वो ख़त्म कर दिया गया, ठीक है, इसका आरक्षण ख़त्म कर दिया। किसके तहत, संविधान संशोधन 104 के तहत क्या हुआ था, इसे जो एंगोला जो इंडियन होते उसका संरक्षण को क्या कर दिया गया, उसको ख़त्म कर दिया गया था। तो अब ये नहीं है, याद रखना कब 104 संविधान संशोधन के तहत इसे एंगोला इंडियन को ख़त्म कर दिया गया, पूछा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट देखिए यहाँ पे यानी कि राजनीतिक शक्तियाँ, कुछ राजनीतिक शक्तियाँ होती है, ठीक है।
दूसरे यानी कि दूसरे देशों के साथ कोई भी समझौता या संधि राष्ट्रपति के नाम से ही की जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं किसी देश में कोई समझौता करना चाहते हैं, ठीक है, कोई संधि करना चाहते हैं, तो राष्ट्रपति की अनुमति, राष्ट्रपति जब तक अनुमति नहीं देगा तब तक आप नहीं कोई समझौता कर सकते किसी देश के साथ, है ना। वो उसमें राष्ट्रपति की राजी होना ही चाहिए, ठीक है, उसके इजाज़त होनी ही चाहिए, तभी आप किसी देश से समझौता कर सकते हैं या किसी संधि कर सकते हैं, ठीक। फिर नेक्स्ट आता है राष्ट्रपति विदेशों के लिए भारतीय राजदूतों की नियुक्ति करते हैं। यानी कि विदेश हो गया, कोई विदेश से जब कोई लोग इंडिया आते हैं, ठीक है, तो उसके लिए भी उसका नियुक्ति वो कौन करते हैं, वो यानी कि राष्ट्रपति ही करते हैं। और फिर कहा कि भारत में विदेशी राजदूतों की नियुक्ति का अनुमोदन भी वही कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति करते हैं। मतलब इसको समझ लीजिए, देखिए कोई विदेश से कोई अगर कोई राजदूत आता है, राजदूत कौन आता है, राजदूत होता है अपने यानी कि जो अच्छे व्यक्ति होते हैं जो देश के देख रेख करने के लिए अपने देश में आते हैं, ठीक है। यानी कि विदेशी लोग अगर देश में आते हैं, जिसको राजदूत कहते हैं, जब वही लोग आते हैं तो उसका जो नियुक्ति होते हैं वो कौन करते हैं, वो राष्ट्रपति ही करते हैं, ठीक है। और अगर कोई देश से अगर कोई राजदूत होते हैं वो अनदर कंट्री में जा रहा है तो उसका जाने का इजाज़त कौन देता है, वो भी राष्ट्रपति दिया जाता है। ऐसे नहीं चल जाओगे, ठीक है, क्योंकि राजदूत बहुत बड़ा वो भूमिका निभाता है। आप इतिहास पढ़िए, उसमें से बहुत से ऐसे राजदूत होते हैं, बहुत ऐसा काल में आया, ठीक है, जहांगीर का के काल में आया, और फिर ठीक है जो हनसंग था वो पता है किसके काल में आया था। तो आप इतिहास पढ़िए, उसमें से राजदूतों का जिक्र बहुत किया गया। पूछा भी जाता है कि ये राजदूत किसके दरबार में आया था, किसके शासनकाल में आया, ठीक है। तो राजदूत याद रखें, राजदूत उसी को कहा जाता है, और वो राजदूत होते हैं वो राष्ट्रपति की अनुमति से ही आपको उसको नियुक्ति मिलता है देश में। अब यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं कि सैनिक शक्तियाँ। सैनिक शक्तियाँ में देखिए, सैनिक शक्तियाँ में देखिए पहला कि जो बिना राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के किए किसी देश से युद्ध ना तो शुरू किया जा सकता है और ना ही ख़त्म कर सकते हैं। यानी कि देखिए आप इम्पोर्टेंट इसमें ये कर लीजिए कि देखिए अगर बिना हस्ताक्षर के आप क्या कर सकते हैं, ना ही युद्ध को शुरू कर सकते हैं और ना युद्ध को ख़त्म कर सकते हैं, ठीक है। आपको युद्ध को अगर शुरू करना है, कोई भी युद्ध अगर देश से हो रहा है, तो उसके लिए आपको राष्ट्रपति जब तक अनुमति ना देगा तब तक आप किसी युद्ध को शुरू नहीं कर सकते, स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। अगर किसी हालात में भी देश में आ गया, अगर राष्ट्रपति नहीं चाहता कि युद्ध ना हो तो फिर आप नहीं कर सकते, ठीक है, चाहे आप पे जुल्म क्यों ना हो। लेकिन जब तक अगर राष्ट्रपति की अनुमति ना हो तब तक आपको युद्ध शुरू भी नहीं कर सकते, ठीक है। और ख़त्म करने के लिए, और युद्ध अगर चल रहा है 1 महीना से, चल ही रहा है, तो उसमें कोई नहीं रोक सकता। लेकिन जब तक अनुमति राष्ट्रपति ना दे कि युद्ध अब रुको जाना चाहिए, अब इतना महीना चल गया, अब नहीं चलना चाहिए, ठीक है। अब इस तारीख को ये जो दंगे फसाद या कोई भी हो गया है, युद्ध रुकनी चाहिए, ठीक है। तो फिर वो कानून रुक तभी वो रुकेगा, वरना फिर नहीं रुकेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए कि सैन्य बलों की जो सर्वोच्च शक्तियाँ राष्ट्रपति में ही संनिहित होता है। यानी कि जो जितने भी बल हो गया है, यानी कि जो इसी थल सेना हो गया है, वायुसेना और जल सेना, ये सब बलों की शक्तियाँ होते हैं, वो किस में निहित हैं, वो राष्ट्रपति में ही निहित है। राष्ट्रपति के अंदर ही है इनकी शक्ति। अब इनकी शक्ति पहले देखिए, पहले राष्ट्रपति में तो पहले शक्ति है इन तीनों मंडलों का किसके, राष्ट्रपति में। और फिर राष्ट्रपति क्या कहते हैं, अगर इनमें किसी प्रकार का परिवर्तन करना, इक्विपमेंट करना, तो फिर ये क्या करेंगे, ये रक्षा मंत्री को फिर प्रोवाइड करेंगे। अब रक्षा मंत्री फिर क्या करेगा, वो CDS को, जो CDS मतलब इनके जो हेड होगा, इन्हें CDS के देखिए, ये इसके CDS है, ठीक है, ये इसके हेड है, ये हेड है। फिर इनमें जाके वो परिवर्तन की मांग करेगा, ठीक है। यानी कि ये CDS क्या करेंगे, रक्षा मंत्री होते हैं, ये CDS को इजाज़त देंगे, ठीक है। अगर किसी प्रकार थल सेना को इसको हटाना हो, यानी इसको अगर एयरफोर्स के अगर CDS को हटाना हो तो फिर रक्षा मंत्री उसे हटा सकते हैं, ठीक है। और फिर वायुसेना का किसी को भी हटाना तो वो हटा सकते हैं, ठीक है, अपने पावर पे, ठीक है। लेकिन ये याद रखें, रक्षा मंत्री भी अपने पावर नहीं दिखा सकते, ये दिखाएगा तभी जब वो राष्ट्रपति उसे अनुमति देगा, तब ही हटा सकते हैं। ऐसे थोड़ी कि राष्ट्रपति यहाँ पर इसको हटाने लगेगा, ठीक है, नहीं हटेगा। जब तक राष्ट्रपति रक्षा मंत्री को अनुमति ना दे तब तक फिर ये आगे कार्य नहीं करेंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा कि जितना भी तीनों सेनाओं का, जो थल सेनाओं का, थल सेना, वायुसेना, जल सेना, इतना जल सेना, ये सब की जो शक्तियाँ होती है वो राष्ट्रपति में ही होते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति अगर चाहे तो इसमें परिवर्तन कर सकते हैं, ठीक है। अगर राष्ट्रपति चाहें कि थल सेना को कुछ दिन के लिए नहीं रोक दें तो वो रोक सकते हैं, ठीक है, और कोई व्यक्ति इसे रोक नहीं सकता। फिर चलते हैं इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं कि और क्या शक्ति है राष्ट्रपति का। तो देखिए क्षमादान पता है कि क्षमादान, देखिए फांसी, क्षमादान की शक्तियाँ, यानी कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद 72
के अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी अपराधी को दंड क्षमादान कर सकता है, यानी कि याद रखना है, दंड क्षमा कर सकता है। कुल मिला के अगर कोई व्यक्ति को फांसी हो रहा है, अगर राष्ट्रपति चाहे तो फिर उनको माफ़ कर सकता है, उनको क्षमा कर सकता है, उसके दंड को क्षमा कर सकता है और फिर उसे फांसी लगने से बचा सकता है। कि सिर्फ राष्ट्रपति का ही अधिकार, और कोई हटा नहीं सकता है, ठीक है। तो वही कह रहा है कि फांसी को दंड को क्षमादान राष्ट्रपति ही कर सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए विशेष कुछ शक्तियाँ, कुछ और विशेष शक्तियाँ, जिसमें पहला देखिए राष्ट्रपति को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। अब राष्ट्रपति को गिरफ्तार ही नहीं कर पाओगे, गिरफ्तार क्या करोगे उसको? चलिए अगर उस पर कोई केस भी लगा हुआ तो क्या उनके अंदर इतना पावर है कि उन केस को खुद, अब क्या वो दूसरों के जब फांसी को माफ़ करवा सकते हैं, तो क्या उन पर जो केस लगा हुआ, तो क्या फांसी से बड़ा कोई और केस होता है क्या? तो क्या वो अपने पर से केस को हटा नहीं सकते हैं? उनके अंदर इतना पावर होता है कि अपने पर से भी केस हटा देगा, अपने पर से भी केस हटा देगा। तो लोग क्यों लगाएगा उस पर केस? वो जान रहे हैं कि इनके अंदर इतना पावर है कि इसमें केस लगा भी दूंगा तो कोई असर नहीं करेगा, क्योंकि ये अपने पावर से ही केस को हटा सकते हैं, इसलिए लोग उस पर केस भी नहीं लगा सकते, ठीक है। और लगाएंगे क्यों, ठीक है। फिर सेकंड देखिए राष्ट्रपति पर फौजदारी मुकदमा, यानी मैंने बोला क्रिमिनल केसेस होते हैं वो भी नहीं चलाया जा सकता। अब उसमें क्रिमिनल केसेस भी नहीं चला सकते जब तक वो शासनकाल में अगर किसी प्रकार की उन्होंने गलत काम किया, ठीक है, तो उस पर आप उसको ऐसा नहीं सज़ा नहीं मिलेगा। लेकिन जब तक वो शासनकाल में, जब तक वो 5 साल के शासनकाल होते हैं, जब तक वो 5 साल के अपने शासनकाल में, ठीक है, तब तक आप उसे कुछ नहीं कर सकते, उसे ना जेल, कुछ उसमें कोई केसेस नहीं चला सकते, उसे सज़ा भी नहीं दे सकते, कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब वो 5 साल के बाद वो जब अपने शासन से अपने अब त्याग देंगे, तब फिर उसके बाद वो अब तब उस पर आपके जो अप्लाई होगा, आपके क्रिमिनल केसेस हो गया या गिरफ्तारी, तब उस पर वारंट जारी होगा, वैसे अब नहीं कर सकते। फिर देखिए आपातकाल शक्तियाँ, कुछ आपातकाल शक्तियाँ होते हैं, ठीक है, जो कि राष्ट्रपति के ही अंदर होते हैं। जैसे फर्स्ट देखिए कि राष्ट्रपति आपातकाल शक्ति है, यानी कि राष्ट्रपति यानी राष्ट्रीय आपातकाल शक्ति, यानी कि राष्ट्रीय मतलब यानी देश में किसी प्रकार कोई दंगा फसाद आ जाता है, ठीक है, देश विदेश, अगर कोई देश मेरे पे हमला, यानी अपने देश पे हमला कर दिया, मतलब कोई देश यानी इंडिया में हमला कर दिया, इंडिया कोई किसी और देश में हमला कर दिया, तो इस समय जो 2 आपातकाल होते हैं उसमें अगर आपातकाल उस समय में जो लागू करने का जो पावर होते हैं वो सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर होते हैं। राष्ट्रपति उस समय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं, ठीक है, कि देश को ये हालात हो गया, अब देश में आपातकाल घोषणा कर देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि देश की हालत बहुत बुरा हो गया। ये जितनी भी पावर होती है वो राष्ट्रपति के अंदर होते हैं, ठीक है, वो आपातकाल की घोषणा होते हैं वो राष्ट्रपति ही कर सकते हैं। फिर सेकेंड देखिए राष्ट्रपति शासन, यानी राष्ट्रपति शासन मतलब क्या हो गया, यानी कि जैसे कि बहुत स्टेटों में आप सुने होंगे कि जहाँ पे पहले जम्मू कश्मीर में था ना, यानी कि अब तो हो गया, लेकिन पहले क्या डायरेक्ट प्रधानमंत्री का शासन होता था, मतलब राष्ट्रपति प्रधानमंत्री का शासन डायरेक्ट होते, और जम्मू कश्मीर होता था, उस स्टेट में डायरेक्ट अधिकार होता था, तो उसी को कहा जाता है क्या, राष्ट्रीय शासन। यानी जहाँ पे किसी भी स्टेट में होते वो डायरेक्ट होते, जहाँ पे राष्ट्रपति का शासन होता है डायरेक्ट, वहाँ पे कोई मुख्यमंत्री कोई राज्यपाल नहीं होता है, ठीक है, और किसी भी राज्य पर डायरेक्ट जिसका अधिकार होता है राष्ट्रपति का, उसी को कहा जाता है राष्ट्रपति शासन, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है 3 वित्तीय आपातकाल। वित्तीय आपातकाल मतलब हो गया कि आर्थिक सिचुएशन में, यानी कि देश की आर्थिक सिचुएशन बहुत ख़राब हो गया, ठीक है, लोग भूखमरी मर रहे, लोग देश में इतना भूखमरी आ गया, ठीक है, लोग इस कंडीशन में क्या होते हैं, इस कंडीशन में जो आपातकाल लागू करने का जो ताकत है वो सिर्फ राष्ट्रपति के अंदर ही, ठीक है, और कोई नहीं कर सकता है वित्तीय आपातकाल घोषणा राष्ट्रपति के सिवा, ठीक है। अब नेक्स्ट इसके कुछ इंपॉर्टेंट 10-15 मतलब कुछ इंपॉर्टेंट भी और इसका वही देख लेते हैं, ठीक है। हम देखिए वेरी इंपॉर्टेंट मतलब कुछ इंपॉर्टेंट है जो कि बोले बहुत ही इंपॉर्टेंट। फर्स्ट देखिए यानी कि भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति है वो कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। फिर सेकेंड एकमात्र व्यक्ति जो कि 2 बार राष्ट्रपति बन चुके वो भी कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। थर्ड देखिए भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी, तो प्रतिभा देवेसी पाटिल, ठीक है। फिर नेक्स्ट आते हैं विरोध जो जीतने वाले जो राष्ट्रपति कौन थे, तो नीलम राजीव रेड्डी था। फिर नेक्स्ट बात करें मतलब पहली जो मुस्लिम राष्ट्रपति कौन थे, तो वो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। फिर 6 राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु होते मतलब उसके कार्यकाल में ही हो गया था, ठीक है। इसमें से देखिए डॉक्टर जाकिर नायक थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, और फिर फ़खरुद्दीन अली अहमद, ये इनका जो मृत्यु हो गया था, जो कि जब पहले मुस्लिम राष्ट्रपति थे उनके जो मृत्यु हो गया वो उसके शासनकाल में हो गया था, और फिर फ़खरुद्दीन अली इसका भी मृत्यु होता है उसके शासनकाल में हो गया था, ठीक है। तो आज इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, ठीक है।